डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटीज, कीटोन और एसिडोसिस तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें इसके नाम से समझ में आ रहा है, डायबिटीज मतलब शुगर का लेवल बढ़ जाता है, कीटोन बॉडी में आ जाते हैं और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। इन तीनों को मिलकर बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब ये डिसीज क्यों होती है, क्या होती है, क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम भी समझेंगे। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यूजुअली 75% केसेस में टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंटों में होती है और 25% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट को। टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट कौन होते हैं? जिनमें इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होती है। टाइप 2 वाले जो होते हैं जिनमें इंसुलिन सिक्रीट तो होती है लेकिन बॉडी के लिए उसमें रेजिस्टेंस हो जाता है। ये एक कंडीशन होती है जिसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, बॉडी में इंसुलिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन की कमी हो जाने से क्या होता है, बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और एसिडोसिस का इम्बैलेंस है, वो सब गड़बड़ा जाता है। अब क्यों गड़बड़ाता है, इन्हीं पेशेंटों में क्यों गड़बड़ाता है, इसका कोई किसी को भी कुछ पता नहीं है। क्योंकि अपन ने देखा कुछ पेशेंटों की जो शुगर लेवल है 400, 500, 600 तक होती है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन कुछ पेशेंटों को अपन शुगर देखते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की, इनकी शुगर आती है 500 लेकिन पेशेंट को पूरा एसिडोसिस के सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज इन्हीं को क्यों होती है, ये किसी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है। मेनली टाइप 1 डायबिटीज वालों पेशेंटों को होती है। अब इटियोलॉजी क्या है, क्यों होती है इनको? सबसे मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी क्या होती है कि इंसुलिन नहीं लिया जाता है इन्हें। ज्यादातर पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट क्या होते हैं, इंसुलिन का डोज मिस कर देते हैं। 2-3 दिन तक अगर कहीं बाहर गए हैं या फिर किसी कारण से इंसुलिन नहीं ले पाए तो बॉडी में एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी और पेशेंट डीके में चले जाएगा। दूसरा कॉज क्या होता है, पेशेंट को कहीं ना कहीं से सेप्सिस हुई है। सेप्सिस इन द फॉर्म ऑफ कहीं से हो सकती है, चाहे उसको निमोनिया हुआ हो, चाहे वो पेंक्रियाटाइटिस हुआ हो, चाहे वो और कहीं का इन्फेक्शन हुआ हो। तीसरा एक्यूट एमआई और एक्यूट सीवीए, ये कंडीशन भी जो होती है एक्यूट अगर आती है, इनके साथ साथ पेशेंट अगर डायबिटीज ऑलरेडी पेशेंट को पहले से डायबिटीज है तो वो डीके में लैंड अप हो सकता है। यही मेन 3 कंडीशन होती है जब पेशेंट डीके में चला जाता है। अब डीके का क्लिनिकल फीचर देखते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है इनिशियल स्टार्टिंग में रिकरेंट वॉमिटिंग एंड एब्डोमेन पेन, ये पहला सिम्टम्स होता है। पेशेंट हमेशा प्रेजेंट करता है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर रिकरेंट वॉमिटिंग एब्डोमेन पेन करके आ रहा है तो अपन को एक सस्पिशन होना चाहिए कि उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। ये क्यों होता है? प्लीज पहला प्रेजेंटेशन यही है उसका। क्यों होता है? कीटोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, कीटोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं तभी तो वॉमिटिंग होती है ना। रिकरेंट वॉमिटिंग एब्डोमेन पेन पहला प्रेजेंटेशन है। जैसे जैसे दूसरा प्रेजेंटेशन होगा पेशेंट को डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आने लगेंगे। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स, पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी होने लगेगा, वीकनेस हो जाएगी, खाना ना खाना बंद कर देगा। उसके बाद धीरे कंफ्यूजन की कंडीशन आएगी। कंफ्यूजन के बाद डीप ब्रीदिंग होने लगेगी। डीप ब्रीदिंग जो साइन होती है इसको बोलते हैं कॉस्मॉल ब्रीदिंग। ये एसिडोटिक ब्रीदिंग होती है। जब भी देखा होगा पेशेंट, जो अभी एक पेशेंट एडमिट है उसको कैजुअलिटी में जिसने भी अटेंड किया होगा उसकी ब्रीदिंग पैटर्न देखा था, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, लंबी लंबी सांस लेने लगता है, डीप ब्रीदिंग होने लगती है और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो जाती है। उसके बाद आगे कोमा की कंडीशन आ जाएगी, पेशेंट फुल्ली अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो ये एक स्टेजेस होती है इसकी। इनिशियल प्रेजेंटेशन यही होगा, रिकरेंट वॉमिटिंग एब्डोमेन पेन से हो सकता है। इसके अलावा ये पैदा क्यों हुई है उसके पुराने फीचर हो सकते हैं, मतलब उसका जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो, फीवर हो, चेस्ट पेन हो, किसी भी और किसी कारण हो, वो अलग सिम्टम्स है। उसके साथ साथ अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वॉमिटिंग एब्डोमेन पेन, साथ में डिहाइड्रेशन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, डीप ब्रीदिंग है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, फिर आगे कोमा की कंडीशन आ जाती है। तो ये स्टेज बाय स्टेज उसके सिम्टम्स आएंगे। ज्यादातर पेशेंट जो है वो अपने पास इनिशियल स्टेज में नहीं आते हैं क्योंकि वॉमिटिंग एब्डोमेन पेन कहीं पे भी ट्रीट कर लेते हैं। आगे जब वो कंफ्यूजन की कंडीशन या कोमा की कंडीशन आती है तभी अपने पास आते हैं इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट लेके। तो कि कोई भी पेशेंट हो जिसकी
डीप डीप ब्रीदिंग हो रही है, डीप ब्रीदिंग है, लेकिन डीप ब्रीदिंग है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है, लेकिन उसका कॉज नहीं पता चल रहा। आपने उसको सब कुछ चेक कर लिया, पल्स, बीपी, SpO2 सब कुछ ठीक है, फिर भी उसको डीप ब्रीदिंग क्यों हो रही है? ये डीप ब्रीदिंग पता करने के लिए एक साइन है कि उसको डीके में जा सकता है। इसी के आगे अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोल सकते हैं कि जब पेशेंट प्रेजेंटेशन हुआ है तो अपन को आगे क्या क्या दिमाग में रखना है, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है? बताओ, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है डीके की? CCF में हो तो भी ऐसे ही पेशेंट है एक्यूट CCF हो, तो एक्यूट CCF में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक्यूट CCF से? एक्यूट CCF के पेशेंट को बाकी सिम्टम्स मिलेंगे, एक्यूट CCF के बायलेटरल बेसल गैप्स मिलेंगे, SpO2 थोड़ा सा डाउन मिलेगा, ठीक है, इसमें SpO2 तो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, है ना, और बाकी बायलेटरल बेसल गैप्स नहीं मिलेंगे, बाकी कोई साइन है CCF के पीडल एडिमा हो गया वो नहीं मिलेगा, को बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा उस डीके वाले पेशेंटों में। और एक्यूट एब्डोमेन की जो बाकी कॉज है, क्योंकि पेशेंट प्रेजेंट करता है रिकरेंट वॉमिटिंग और एब्डोमेन पेन से, तो एक्यूट एब्डोमेन के बाकी कॉज हो सकते हैं रूल आउट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पॉलीसिस्टाइटिस और एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ये सब एक डीडी में आएंगे इसके, क्योंकि पेशेंट हमेशा यही प्रेजेंटेशन आता है उसका, एक्यूट रीनल कोलिक, हाँ, सीवियर गैस्ट्राइटिस। ज्यादातर पेशेंट में यही कंफ्यूजन होता है, ज्यादा ये बाहर से यही डायग्नोसिस बन के आएगी अपने पास, उसको गैस्ट्राइटिस, रीनल स्टोन, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। क्योंकि किसी भी पेशेंट को अगर उनको एब्डोमेन पेन हो रहा है, रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो पहला काम अपन यही करेंगे कि उसकी अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर छोटा मोटा रीनल स्टोन दिख गया या फिर और कुछ दिख गया, स्टोन दिख गया, तो फिर उसकी डायग्नोसिस कंफ्यूज कर देंगे अपन। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की डायग्नोसिस बन जाएगी बिना शुगर चेक करेंगे। तो ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, अपन को इससे कंफ्यूज नहीं रहना है। तो कोई भी पेशेंट अगर रिकरेंट वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन का आ रहा है, ऑलरेडी डायबिटिक है, डायबिटिक लेवल, शुगर लेवल अगर उसका 200 से बढ़ा हुआ है, हमेशा 200 से बढ़ा हुआ है इसका, तो उसको अपन को एक सस्पिशन रखना है कि उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। इसके लिए शुगर लेवल हाई होना जरूरी नहीं है, शुगर लेवल सिर्फ 200 से ऊपर हो तो भी पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है। इसकी फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ज्यादातर पेशेंट अपने पास में सीवियर कंडीशन में ही आता है, फिर उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि आरबीएस लेवल कितना होना चाहिए, सब में 200 से ऊपर होना चाहिए। तो ये तो एक क्राइटेरिया है कि शुगर लेवल तो 200 से ऊपर ही होगा। उसके बाद फिर पीएच लेवल होता है, इसमें मोर देन 7.3 है, इसमें 7.3 to 6.9 है और लेस देन 6.9। ज्यादातर इसी है, पीएच के ही लेवल पे अपन डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है कि नहीं। लेकिन सब जो चेक कैसे होता है, पीएच कैसे चेक करते हैं? पीएच कैसे चेक करते हैं? एबीजी अपने पास है ही नहीं, तो अपन सिर्फ क्लिनिकली डिसाइड कर सकते हैं उसको कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है या नहीं है। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए क्या होना चाहिए, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है इसके? डायग्नोसिस के लिए अपन को सिर्फ 3 चीज चाहिए है। एक है शुगर लेवल कितना होना चाहिए, मोर देन 200, दूसरा पीएच लेस देन 7.3, तीसरा कीटोन, यूरिन में कीटोन आना चाहिए एटलीस्ट प्लस, यूरिन में या फिर ब्लड में भी कीटोन चेक कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अगर ये तीनों चीजें मिल रही हैं तो पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ही करना। पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेटरी रेट और कॉस्मोल ब्रीदिंग, ये जब पीएच लेस देन 7 होता है तब आती है। इसलिए तो पेशेंट अगर नॉर्मल भी दिख रहा है, नॉर्मल है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है, तो भी पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता होगा। जरूरी नहीं है कि ये वो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे होगा, सीवियर पे नहीं होगा। तो एक जैसे पेशेंट अपने पास आया था ना, जिसको अपन ने डायबिटिक कीटोसिस बताया था, उसका एबीजी करते तब अपन डिसाइड कर सकते थे कि वो कीटोएसिडोसिस में है या नहीं है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के पास अपने पास पीएच तो है नहीं, अपने पास क्या चीजें हैं, सिर्फ एक शुगर लेवल चेक करना है, एक यूरिन कीटोन चेक करना है। तो सबसे मेन क्राइटेरिया, जब भी पेशेंट आता है उसका यूरिन कीटोन चेक करो। सबसे यूरिन कीटोन अगर पॉजिटिव आ रहा है, शुगर बढ़ी हुई है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आई दिख ही रहा है, तीनों चीजों से अपन को डायग्नोसिस कंफर्म हो गई। डायग्नोसिस बनाना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बहुत आसान है।
इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं है उसके। अब ट्रीटमेंट ही आसान, ट्रीटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ट्रीटमेंट में अपन को क्या क्या करना है इसको, ट्रीटमेंट के गोल है, पहला फ्लूइड, दूसरा शुगर लेवल का आरबीएस लेवल मेंटेन करना है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करना है। इन्वेस्टिगेशन से इलेक्ट्रोलाइट कराना पड़ेगा, पता इम्बैलेंस ठीक करना है, चौथा एसिडोसिस ठीक करना है, पांचवा अंडरलाइन कॉज को ठीक करना है। अंडरलाइन कॉज जो भी हो, चाहे वो सेप्सिस हो तो सेप्सिस को ठीक करो, एमआई सीबीए जो अंडरलाइन कॉज है उसको ठीक करना है। यही 5 ट्रीटमेंट है, यही 5 ट्रीटमेंट करना है। अब 5 ट्रीटमेंट को कैसे करना है वो बताते हैं। सबसे पहले पे आते हैं फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी सबसे मस्त है, फ्लूइड थेरेपी ही इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फ्लूइड थेरेपी कितनी देनी है अपन को, इसमें ऑलमोस्ट देते हैं, देखते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऑलमोस्ट 6 से 7 लीटर तक फ्लूइड लॉस होता है। 6 से 7 लीटर तक फ्लूइड लॉस होता है। अपन को पहले 1 घंटे, उसके बाद सेकंड घंटे और आगे के फॉलोइंग घंटे, पहले 1 घंटे में 1 से 3 लीटर तक फ्लूइड देना है। 1 घंटे के अंदर आपको कम से कम 6 फ्लूइड देना है, 1 से 3 लीटर तक, ठीक है। दूसरे घंटे में आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 लीटर फ्लूइड देना है। इसके बाद जो है 1 लीटर पर आवर के हिसाब से देखना है, जब तक कि डिहाइड्रेशन क्लियर ना हो जाए। डिहाइड्रेशन कैसे देखोगे, इसकी टर्जिटी देखोगे, टंग से देखोगे। टंग देखी थी किसी पेशेंट ने, उस पेशेंट की टंग देखी थी पहले? हाँ देखी थी। टंग कैसी थी? बहुत ड्राई है, एकदम वाइट। हाँ एकदम राइट थी। आज जाके उसकी टंग देख के आना, ठीक है। तो उसकी टंग से ही देखते हैं, टंग इसके टर्जिटी देखते हैं कि डिहाइड्रेशन लेवल कैसा है। पहला इसका मैंडेटरी है, कम से कम 3 लीटर फ्लूइड आपको पहले घंटे के अंदर देना है, दूसरे घंटे के अंदर 2 लीटर फ्लूइड देना है, उसके बाद से 1 लीटर पर आवर के हिसाब से देते रहना है। फ्लूइड की गिनती नहीं करनी कि कितने फ्लूइड दे रहा है, लगातार फ्लूइड देते ही रहना है उसको, ठीक है। फ्लूइड देने के पहले आप उसका एक इको स्क्रीनिंग या ईसीजी, इको स्क्रीनिंग जहां पे नहीं है वहां पे एक ईसीजी कराओ, क्योंकि इतने ज्यादा फ्लूइड दे रहा हो, किसी पेशेंट को कोई अंडरलाइंग हार्ट डिसीज होगी तो एकदम से प्रेसिपिटेट कर जाएगी। तो एक इको स्क्रीनिंग करना मैंडेटरी है, पेशेंट को इतने ज्यादा फ्लूइड दे रहे हैं। किसी भी पेशेंट को अगर आप इतने ज्यादा फ्लूइड दे रहे हो तो एक इको स्क्रीनिंग कर दो। फ्लूइड की गिनती 3 जगह पर नहीं की जाती है। पहला डीके के पेशेंट को, दूसरा सीवियर डीवीडी के पेशेंट को, तीसरा बर्न के पेशेंट को। इन 3 पेशेंटों में ये नहीं देखा जाता कि पेशेंट को 6 फ्लूइड लगा दिए, 8 फ्लूइड लगा दिए, 10 फ्लूइड लगा दिए। इन पेशेंटों को एक दिन में कम से कम 25 फ्लूइड चले जाते हैं। बर्न पेशेंट है, 40% से ज्यादा बर्न है, तो उसका मैंडेटरी है कम से कम उसको 20 बॉटल फ्लूइड लगना है एक दिन में। सीवियर डीवीडी है, उसमें बॉटल की गिनती नहीं करना है, लगातार फ्लूइड लगाते रहो। ऐसे डीके के पेशेंट है, इसमें बॉटल की गिनती नहीं करना है। इन 3 पेशेंट में कभी भी आप ये मत बोलना कि हमने इतने फ्लूइड लगा दिए हैं और फ्लूइड लगाना है कि नहीं लगाना। जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक लगाते रहो बॉटल। सर अगर इनका इको एब्नॉर्मल है, जैसे कि आई इको एब्नॉर्मल है, फिर तो तुम फंस गए, फिर फंस गए। एक्यूट एमआई के साथ अगर पेशेंट आ गया है डीके में तो फिर फंस गए। फिर बहुत मेंटेन रखना है उसको। एक तरफ से फ्लूइड भी लगाना है, दूसरी तरफ से आप आईवीसी देखते रहो, दूसरी तरफ से बेसल क्रेफ्ट देखते रहो कि पेशेंट फेलियर में तो नहीं जा रहा है। जब तक फेलियर में नहीं जा रहा है, डायोटिक कहाँ दोगे, ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है वो, तो मैं कुछ नहीं करना। एक तरफ से उसको आईवीसी देखते रहो हर आधे घंटे में कि आईवीसी डायलेट तो नहीं हो रही है, बेसल क्रेफ्ट देखते रहो, फ्लूइड लगाते रहो। तो मैं दोनों ट्रीट करना है, एमआई भी ट्रीट करना है और वो भी ट्रीट करना है, तो पेशेंट फेलियर में भी ना जाए और उसको भी मैनेज करते रहे। एमआई के पेशेंट जाते हैं एक्यूट, जो कोई ऑलरेडी पेशेंट डायबिटिक है और उसकी एक्यूट एमआई हो गया तो वो डीके में लैंड अप चले जाता है। वो बहुत गड़बड़ कंडीशन रहती है, उसके लिए फिर हर आधे घंटे में आपको ईगो में देखना पड़ेगा कि पेशेंट फेलियर में तो नहीं जा रहा। हाँ तो वो फंसने वाली कंडीशन है। आरएचडी हो गया या फिर इसलिए कहना एक ईगो स्क्रीनिंग कर लो, कई बार पता नहीं चलता अपन को, पता कई पेशेंट आते हैं, अपन पहली बार ईको करते हैं, उसको बताते हैं कि हार्ट डिसीज है, तो ऐसे कोई पेशेंट अननोन हुआ कुछ हार्ट डिसीज एकदम से पता चल रही हो, ठीक है। थेरेपी हो गई। चलो सबसे फिर आते हैं सेकंड नंबर पे शुगर लेवल। शुगर लेवल ठीक है, शुगर लेवल
शुगर के लिए आपको इंसुलिन इन्फ्यूजन ही चालू करना है। इंसुलिन इन्फ्यूजन दो टाइप से कर सकते हो, या तो आप इन्फ्यूजन लेवल इन्फ्यूजन चालू करो या फिर सब्क्यूट दो। सब्क्यूट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एवरी अवर्ली भी एक प्रोटोकॉल में आता है, लेकिन ये सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में देते हैं। अगर सीवियर केसेस है, पेशेंट को ज्यादा एसिडोसिस है, सीवियर डीके है, तो फिर उसको इंसुलिन इन्फ्यूजन ही देंगे। इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करने के पहले ये रूल ऑफ थंब है, कोई सी भी इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर रहे हो तो उसका सोडियम पोटेशियम लेवल आपके पास होना चाहिए। सोडियम तो छोड़ो, पोटेशियम लेवल आपका होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल 3.3 से कम है, महिमा नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? हैं? सोडियम लेवल नहीं पूछ रहे हैं, नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? 3.5 to 5.5 ये नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है। अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन तब तक स्टार्ट नहीं करना है तब तक उसकी सोडियम पोटेशियम की रिपोर्ट ना आ जाए। ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, अपन चालू कर देते हैं। इसलिए अपन सोडियम पोटेशियम का लेवल ना पता करते हुए एक फ्लूइड में अपन KCl डाल के चालू कर देते थे, ठीक है। तो लेकिन ये रूल ऑफ थंब है कि किसी पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर रहा हो तो उसका पोटेशियम लेवल 3.3 से ऊपर होना चाहिए। अगर पेशेंट का इंसुलिन लेवल 5.5 से ज्यादा है, 5.5 से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, पोटेशियम आगे बताएंगे, अभी तो सिर्फ यही है इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग का एक स्टैंडर्ड डोज है 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर। ये एक पहला तो पर केजी स्टेट डोज देना है IV, उसके बाद 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर से स्टार्ट करना है। 0.1 को सिंपल से तरीके में देख सकते हैं, पेशेंट का जितना भी वेट हो, 50 केजी वेट है तो 5 यूनिट आ गया, 40 केजी वेट है तो 4 यूनिट, 60 केजी वेट है तो 6 यूनिट। ज्यादा डीके वाले पेशेंट होते हैं, यंग होते हैं, पतले दुबले होते हैं, उनका वेट 40-50 से ज्यादा होता नहीं है, तो उनके जैसे 50 केजी आया तो क्या निकल गया उसका डोज 5 यूनिट स्टेट लगाना है IV, और उसके बाद 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से उसको कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन में चालू करना है। 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से इन्फ्यूजन चालू करना है, तो अपने हिसाब से आप उसको डोज बना सकते हो। उसके लिए कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगी ना, है बताने की जरूरत पड़ेगी कैसे बनाना है, वेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, ये तो बताया कि आपने 5 यूनिट पर आवर इन्फ्यूजन चालू करना है तो कितना डालोगे, 25 यूनिट डाल दो, 25 यूनिट 50 ml में डाल दो और 10 ml पे स्टार्ट कर दो, या फिर 50 यूनिट डाल दो तो 5 ml पे चालू कर दो। समझ में आ गया? ये डोज कब तक चालू करना है? ये डोज जब तक मेंटेन रहेगा जब तक कि पेशेंट की शुगर 200 तक नहीं आ जाती, ठीक है। 200 एक बार शुगर टच कर गया तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको आवृत्ति करनी पड़ेगी, शुगर मॉनिटरिंग अवरली करनी है। अगर किसी इसका शुगर लेवल 50 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 1 घंटे के अंदर कम नहीं हुआ है, जैसे इंसुलिन इन्फ्यूजन चालू किया अपन ने और 50 से 60 मिलीग्राम कम नहीं हुआ, जैसे पहली बार अपन ने देखा कितना है 500, दूसरी बार अपन ने चालू किया तब भी 500 हो गया या फिर उससे बढ़ गया, तो आपका डोज है उसको जस्ट डबल कर दो। 5 यूनिट पर आवर चला रहे हो तो उसको कितना कर दो 10 यूनिट पर आवर तक 50-60 घटना चाहिए। हाँ, 1 घंटे के अंदर आपको एवरेज जो होता है कि 50 to 60 मिलीग्राम कम होना चाहिए। अगर अब कम होते होते आप अब आ गया 200 लेवल पे, 200 पे आ गया तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अब उसको एक 5% ऐड कर दो, इंसुलिन डिक्रीज कर दो, स्टॉप नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, सिर्फ डिक्रीज करना है। डिक्रीज कर दो, 0.1 पे अपन ने रखा था ना, उसको 0.02 पे कर दो। 0.02 बहुत लो डोज होता है, इसमें शुगर मेंटेन बनी रहती है, मतलब 5 ml पर आवर पे चला रहे थे तो 5 से 1 पे कर दो, 1 यूनिट पर आवर पे कर दो, ठीक है। तो ये करना वैसे ज्यादा आसान है बकायदा D5 चालू करने की, क्योंकि D5 चालू करोगे तो फिर बार बार उसका डोज चेंज करना पड़ेगा। तो ये करो कि एक बार 200 से नीचे पहुंच जाती है तो उसको डोज कम कर दो, कम करने के हिसाब से फिर कंटिन्यूअसली इन्फ्यूजन चलाते रहना है। इन्फ्यूजन उसको तब तक चलाना है जब तक कि यूरिन कीटोन खत्म नहीं हो जाते हैं, इन्फ्यूजन तब तक स्टॉप नहीं करना है।
क्योंकि पेशेंट का जो बेसिकली जो लैंड अप हुआ है वो एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हुई है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी हुई है तो इंसुलिन इन्फ्यूजन बंद नहीं करना है जब तक यूरिन कीटोन खत्म ना हो जाए। सर कीटोन क्या सुबह शाम चेक करने हैं इसमें? यूरिन कीटोन डेली तो चेक करने ही करने हैं। अब पहले दिन आपने करा है तो उसको पता है कि अब एक आध दिन तो चलेगा इन्फ्यूजन, सुबह शाम करके भी फायदा नहीं है। अब जब आपको लग रहा है कि पेशेंट के यूरिन कीटोन खत्म हो गए होंगे तब कर। आज उस पेशेंट के एनबीएम भी रखना है क्या सर उसको स्टार्ट से? एनबीएम तब तक रखना रहता है जब तक कि उसको पेशेंट का एसिडोसिस ठीक ना हो जाए। अगर पेशेंट एसिडोसिस ठीक कैसे देखोगे? पीएच में, पीएच में देखो एसिडोसिस ठीक हो गई, शुगर लेवल ठीक हो गया तो उसको ओरल अलाउ कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्यूजन बंद नहीं करना है। इन्फ्यूजन तभी बंद होगा जब कीटोन खत्म हो जाएंगे। सर पानी भी नहीं देते एनबीएम का मतलब पानी भी नहीं दे सकते? पानी दे सकते हैं, पानी कहाँ होना चाहिए? खाना बस नहीं, ओरल नहीं देते हैं खाने के लिए, ग्लूकोज नहीं देना, ग्लूकोज नहीं देना। खाने का। चलो तीसरी चीज आती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सिर्फ पोटेशियम देखना रहता है, पोटेशियम का लेवल ही अल्टर होता है। इसमें नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है 3.5 टू 5.5। अपन को डीके के पेशेंट को अगर शुगर पोटेशियम लेवल 5.3 से ज्यादा है तो अपन को कुछ नहीं देना है। 3.5 टू 5.5 है, 3.7 टू 5.5 है तो 20 मिली इक्विवेलेंट with every drip less than 3.7 है तो 14 मिली इक्विवेलेंट। रितिका Yes, sir. केसीएल का इंजेक्शन देखा है? हाँ कितने ml का आता है? सर वो रहता है 10 ml का। हाँ। हाँ, नहीं पोटेशियम 10 ml का होता है, सही है। 10 10 ml का होता है। अब बताओ विनीता कि उसके 1 ml में कितने मिली इक्विवेलेंट होते हैं? Each ml containing 2 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 10 ml में कितने होते हैं? 20 मिली इक्विवेलेंट। तो पेशेंट का अगर पोटेशियम लेवल 3.5 टू 5.5 ये नॉर्मल लेवल है। अगर नॉर्मल लेवल आता है तो अपन को 20 मिली इक्विवेलेंट आफ्टर एवरी ड्रिप देनी है। मतलब एवरी ड्रिप के साथ, हाँ एक एम्पूल हर ड्रिप के साथ देना है। क्यों देना है? और अगर उसका लेवल लेस देन 3.7 है तो उसको 40 मिली इक्विवेलेंट मतलब 2 एम्पूल देना है साथ में। और इसका पोटेशियम लेवल एवरी 2 आवर चेक होना है, एवरी 2 आवरली, ठीक है। ये मैंडेटरी है कि पोटेशियम लेवल एवरी 2 आवरली चेक होगा उसका। क्यों होगा चेक? क्योंकि जो इंसुलिन है अपन इसमें 2 चीजें दे रहे हैं, एक इंसुलिन इन्फ्यूजन दे रहे हैं, एक सोडा बाइकार्ब देते हैं। दोनों ऐसी कंडीशन है, दोनों पोटेशियम लेवल बॉडी का कम कर देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन इन्फ्यूजन देता है। इंसुलिन जो बॉडी का पोटेशियम है ब्लड से बॉडी के अंदर ले जाती है, ठीक है। तो वो पोटेशियम कम करती है इंसुलिन इन्फ्यूजन। इसलिए हमने कहा था इंसुलिन इन्फ्यूजन चालू करने के पहले अपन को पोटेशियम लेवल चेक करना है। इसलिए चेक करना है क्योंकि इसको हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया के कारण क्या क्या हो सकता है? पेशेंट को अरिथमिया में भी जा सकता है, पेशेंट को पैरालाइटिक इलियस हो सकती है, बाकी कॉम्प्लिकेशन हाइपोकैलेमिया के आ सकते हैं। इसलिए इंसुलिन इन्फ्यूजन चालू करने के पहले हमेशा पोटेशियम लेवल देखना रहता है। पोटेशियम लेवल 3.3 से ज्यादा है तब अपन इंसुलिन चालू करते हैं। सर इसमें पोटेशियम के साथ तो क्लोराइड पड़ेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? अपन एक हर इसके साथ ना देके एक साथ में अपन आरएल चालू कर देते हैं एनएस की जगह। एनएस की जगह आरएल जो है, और आरएल ऑलरेडी पोटेशियम कंटेन करता है, इसलिए अपन जो है डीके वाले पेशेंट में सिर्फ एनएस नहीं देते, उसको आरएल भी दे देते हैं। आरएल दे देते हो तो अननेसेसरी अपने पास क्या है, हर 2 घंटे में ना तो पेशेंट पोटेशियम करा पा रहा है, ना 2 घंटे में अपन एबीजी करा पा रहे हैं। तो ना ये लिमिटेशंस है सेटअप के और अफोर्डेबिलिटी के। ना तो पेशेंट एबीजी अफोर्ड करेगा हर 2 घंटे में, ना तो तुम सोडियम पोटेशियम कराओगे तो वो अफोर्ड करेगा। इसलिए फिर बेसिकली क्या है, अपन मेंटेनेंस जोन में आरएल लगातार चलने देते हैं जिससे पोटेशियम डेफिशिएंसी भी ना हो और बाकी चीजें भी। लेकिन एक केसीएल तो जारी जाना है डेली, ठीक है, जब तक इंसुलिन इन्फ्यूजन चल रहा है। और लेस देन 3.7 है तो 40 मिली इक्विवेलेंट। 40 मिली इक्विवेलेंट मतलब कितने इंजेक्शन? 2 इंजेक्शन। चलो एसिडोसिस ठीक करने के लिए क्या करोगे? एसिडोसिस में पीएच अगर लेस देन
6.9 है तो आपको इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब देना है। सोडा बाइकार्ब कितने ml का आता है? 25 ml का है। ये स्टेट देना है। उसके बाद एवरी 2 आवरली इसको रिपीट करना है जब तक कि उसका पीएच 6.9 से बढ़ तो नहीं जाता। अब एवरी 2 आवरली क्या करोगे? एवरी 2 आवरली एबीजी तो हो नहीं सकता है, इसलिए अपन मेंटेनेंस डोज में डाल देते हैं। लेकिन जब तक उसका एसिडोसिस अगर 6.9 से ऊपर पीएच है तो किसी सोडा बाइकार्ब देने की जरूरत नहीं है। 10 ml भी है, ऐसा कुछ तो दे ही सकते हैं। है 10 ml भी इसको दे ही सकते हैं। नहीं तो वो तो अपन लिखते ही हैं 10 ml TDS में। ज्यादा भी हो जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अब अंडरलाइन कंडीशन तो जो भी होगा, सेप्सिस होगा तो एंटीबायोटिक दो, एमआई होगा तो एमआई को ट्रीट करो, सीवीए है तो सीवीए को ट्रीट करो। चलो भैया नमस्ते। इसमें सर रेड फ्लैग साइन क्या है इसके मतलब? रेड फ्लैग साइन सिर्फ ये है, पहला है 2-3 चीजें इसमें ध्यान देनी चाहिए। पहला, शुगर को रैपिडली करेक्ट नहीं करना है। शुगर रैपिडली करेक्ट नहीं करना है। शुगर को ऐसा नहीं करना कि भैया 600 आ रही तो अपन ने सीधे बोले से 15-15 यूनिट डाल दिया। रैपिडली शुगर करेक्ट करोगे, पेशेंट परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है उससे। कई पेशेंट हैं जिनका रैपिडली शुगर करेक्ट करो, पेशेंट अनकॉन्शियस के बाद अनकॉन्शियस ही रह जाते हैं, होश में नहीं आते हैं। अब उसकी कंडीशन याद नहीं आ रही, उसको क्या बोलते हैं, रैपिड शुगर करेक्ट करने से एक एंसेफेलोपैथी टाइप की हो जाती है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो रैपिड शुगर कंट्रोल नहीं करना है। दूसरा, पोटेशियम लेवल जरूर मेंटेन रखना है कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिक के साइन ना हो। हाइपोकैलेमिक के साइन क्या होते हैं? पेशेंट का रिफ्लेक्स डिक्रीज हो जाते हैं, पेशेंट लेथार्जिक फीलिंग करने लगता है और ईसीजी में ब्रेडिकार्डिया आने लगता है। तो पेशेंट, कोई भी पेशेंट है जिसको डीके का इंसुलिन चल रही है, अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, नी रिफ्लेक्स देखो, नी रिफ्लेक्स गायब तो नहीं हुआ है। नी रिफ्लेक्स गायब हुआ है, नी रिफ्लेक्स चेक करते बनना चाहिए। पेशेंट लेथार्जिक हो रहा है, बॉवेल साउंड चेक करो, बॉवेल साउंड डिक्रीज तो नहीं आ गए। अगर ये सब आ रहे हैं, हाइपोकैलेमिक के साइन आ रहे हैं, तुरंत पोटेशियम लेवल चेक करो और केसीएल दे दो। यही है रेड फ्लैग साइन।